बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग, और आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा और मेरे साथ है मेरी को होस्ट रुचिका शर्मा। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम के पहले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और जिसका नाम है सरगम। इस में हम आपसे पहचान करवाना चाहते हैं, जी हाँ, और मिलवाना चाहते हैं ऐसी शख्सियत से जिनसे आप रूबरू हैं, परिचित हैं। जी हाँ, और इनके बारे में कहा जाए शब्दों के पुरोधा, मधुर आवाज़ के धनी, बांसुरी की धुनों के सरताज और जी हाँ, बांसुरी की धुनों के सरताज और AIR FM शिमला के साथ साथ आकाशवाणी शिमला की मधुर आवाज़, आपकी जानी पहचानी आवाज़, डॉक्टर हुकुम शर्मा जी। नमस्कार डॉक्टर हुकुम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सुबह का समय है, सुबह की बेला है, तो शुरुआत में चाहूंगी आप अपनी बांसुरी की धुन से कर दे तो ये सुबह और भी मंगलमय हो जाए। जी बिल्कुल जरूर। थोड़ा सा पहाड़ी जो हमारा एक राग होता है उसका स्वरूप में हल्का सा प्रस्तुत करना चाहूंगा। बिल्कुल। बहुत ही सुंदर सुबह का समय और मधुर धुनों के साथ इसकी शुरुआत हो रही है, तो क्या कहना है मेघा? बिल्कुल सर, जिस तरह से आप लोक कला से भी जुड़े हैं, आप संगीत से भी जुड़े हैं और आपकी आवाज़ से तो हर कोई दर्शक जो है वो परिचित है, लेकिन थोड़ा आपके व्यक्तिगत परिचय को जानते हुए थोड़ा सा जानना चाहेंगी आपके बाल्यकाल के बारे में और जो आपका सफ़र उद्घोषक के तौर पर आप सेवाएं दे रहे हैं और ना जाने कितनी सारी विधाओं से आप जुड़े हैं, थोड़ा जानना चाहेंगे। जी, शुरुआत में अगर अपने बचपन से करूं और बिल्कुल कोशिश करूंगा कि सच सच ही बोलूं क्योंकि सच बोलना से बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा क्योंकि हमारा बचपन, अगर मैं कहूं कि आज के जो बच्चे हैं उनका बचपन और हमारा जो बचपन था वो काफी संघर्षपूर्ण मैं कहूंगा। वो संघर्षपूर्ण इसलिए भी क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं मैं देखता हूं कि विद्यालय में जाते हैं, बहुत चलिए पढ़ने लिखने में हमसे काफी आगे है, वो तो 99% मार्क्स लेते हैं और इतने में तो हम 3 बच्चे पास हो जाया करते थे अगर मैं सच कहूं तो हम जब विद्यालय में पढ़ते थे। फिर दूसरी बात यह कि हमारा जो बचपन था, मैं बचपन में बहुत ज्यादा शरारती रहा हूँ, बहुत मार खाई है और टीचरों से भी खाई है, शरारतों के पीछे, पढ़ाई के पीछे नहीं, लेकिन मैं स्कूल में काफी शरारतें करता था। और मैं संघर्षपूर्ण अपने जीवन को इसलिए कह रहा हूँ, अपने बचपन को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे जमाने में होता क्या था कि घर में तो मार पड़ती ही थी, टीचरों से भी मार पड़ती थी शरारतें करने के लिए, लेकिन हम लोगों को तो जो हमारे पड़ोसी थे वो भी हाथ साफ कर लेते थे कई बार। और मुश्किल ये थी कि अगर कोई पड़ोसी ने, किसी ने हाथ साफ कर दिया हम पर, हमने कोई शरारत की है, तो हम जाकर घर में नहीं बता पाते थे कि हमने आज मार खाई है, हमको किसी व्यक्ति ने मारा है। तो इसलिए अब उन दिनों को जब हम याद करते हैं कि हम लोग तो वैसे थे, शरारतें भी करते थे। बचपन में हमारे गांव में एक छोटी सी खड्ड हुआ करती थी, उसमें बहुत पानी होता था, अब तो पानी खैर उसमें बहुत कम है। थाची स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, और गांव में 8वीं क्लास तक टाट पे बैठना और टीचरों से कभी मार पड़ती थी, फिर पढ़ाई में भी थोड़ा बहुत ध्यान देते थे, फिर कंचे खेलना, वो सारी कबड्डी खेलना, खो खो खेलना और पिट्ठू खेलना, वो बचपन के जो तमाम जो खेल थे वो अब लगता है कि कुछ अधूरापन सा है। आजकल के बच्चे नो डाउट की पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, लेकिन उनका वो बचपन जब मैं देखता हूँ कि वो उनका वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं शायद, वो जो हमने अपनी लाइफ में बचपन में देखा है। तो मेरा जन्म गांव रेहाना है, मेरे गांव का नाम, और यहाँ शिमला से लगभग 30-35 किलोमीटर थाची पंचायत है। और आज भी मेरे गांव में खेती बाड़ी है, मैं वीकेंड पे घर जाता हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ। मेरा शौक है, थोड़ा बाग बगीचे का भी शौक है जी। उसके बाद मैंने एसटी स्कूल में अपनी पढ़ाई की 9th 10th में, और वहाँ की एक ऐसी सच्चाई है
जो मैं कहना चाहूँगा उसे ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे अगर ना कहूँगा शायद तो शायद बेईमानी होगी। तो मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था। अच्छा। जब मैं 10th क्लास में था। मेरे पिताजी थे, उनके बड़े अरमान थे कि मैं अच्छे स्कूल में जाके पढूं, लेकिन यहाँ कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसा था कि हर शुक्रवार को जाकर थिएटर्स में फिल्म देखनी, पहला शो देखना, तो इस वजह से स्कूल से निकाल दिया गया। उसके बाद मैं जाता था गवर्नमेंट हाई स्कूल पाहल, मेरे गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर है वो। और पाहल जाने के लिए लगभग 2-3 जगह ऐसी आती थी, जंगल, काफी अंधेरा जंगल, और उससे जब मैं अकेला जाता था तो फिर सोचता था कि काश मैंने पढ़ाई ढंग से कर ली होती एसटी स्कूल में ही, तो आज ये जो रास्ते हैं ये पाहल स्कूल को जाने के लिए ये अकेले तय ना करने पड़ते। लेकिन फिर मैंने संघर्ष किया और मेरा सौभाग्य रहा कि प्रथम श्रेणी में उस वक्त मैट्रिक पास करना एक अच्छा समझा जाता था, तो वहाँ जो स्कूल का बोर्ड था उसके ऊपर मेरा नाम भी लिखा गया, क्योंकि उर्दू में डिस्टिंक्शन आई थी। तो मतलब इस तरह से बचपन रहा, अच्छा रहा, और आज उन दिनों को याद करते हुए अच्छा भी लगता है, क्योंकि संघर्षपूर्ण जीवन जो रहा हो ना, तो उसको जब बाद में हम सोचते हैं कि हाँ हमने ये गलती की, उसका हमें ये परिणाम भी तो बहुत नहीं है, तो इस तरह से बचपन रहा। हुकुम जी, आपने इतने प्यार से और इतनी सच्चाई के साथ हमारे दर्शकों से अपनी बातें कही है कि उनको अब आपके बारे में जानने की और भी ज्यादा जिज्ञासा हो रही होगी। जैसे आपने कहा कि संघर्ष भरा जीवन रहा, लेकिन वो कान्हा जैसी वो जो चंचलता है वो भी कहीं ना कहीं थी आप में, और शायद इसीलिए आप बांसुरी भी इतनी सुंदर बजाते हैं। तो सर, आपके जो गुणों के मोती है वो इस कदर बिखरे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से उन्हें जो है इकट्ठा किया जाए। लेकिन हम शुरुआत करेंगे बांसुरी से ही कि आपके जीवन में म्यूजिक कैसे आया, बांसुरी जो है ये कैसे आपके जीवन में इसका आगमन हुआ? बांसुरी का वैसे सच में कहूँ तो आगमन एक तरह से शुरू में बचपन से भी हो गया था, क्योंकि जब हम पशु चराने जाते थे तो एक छोटी सी बांसुरी हुआ करती थी जी। और वो मेरे चाचा की बांसुरी थी, वो मेरी नहीं थी। तो वो चाचा की बांसुरी मैं कभी कभी चुरा के ले जाता था, और पशु चराने जब जाना तो क्योंकि अब यहाँ पहाड़ों में क्या होता है कि अगर हम किसी पहाड़ी पे पशु चरा रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं तो घर तक आवाज सुनाई देती थी, और जिस दिन भी चाचू को पता लगता था कि आज मेरी बांसुरी लेके गया है, और मैं कोशिश तो करता था कि आके चुपचाप से छुपा दूं, लेकिन उन्होंने आवाज सुनी होती थी। फिर वो कहते थे कि आपने जो है बांसुरी तू मेरी उठा के ले गया था। मैं बोला नहीं चाचू, मैं तो नहीं ले गया था। तो फिर वो बोलते थे कि तो मुझे आवाज सुनाई दी, फिर पकड़ी जाती थी मेरी चोरी। तो बांसुरी की शुरुआत वहीं से ही हो गई थी। लेकिन उसके बाद मैंने जो विधिवत रूप से बांसुरी सीखना शुरू किया वो लगभग जब मैं कॉलेज में था, तो यहीं दूरदर्शन के डायरेक्टर भी रहे हैं श्री लच्छीराम सलीम जी, बहुत गुणी व्यक्ति रहे हैं संगीत के। तो उन्होंने 3S ठाकुर, एक बहुत बड़ा नाम रहा है हमारे रेडियो का, तो उनसे मुझे मिलवाया, और 3S ठाकुर जी ने मुझे कहा कि थोड़ा कुछ बजा के दिखाओ बांसुरी पे। मैंने उनके सामने थोड़ी सी बांसुरी बजा के उनको सुनाया, तो उन्होंने कहा कि यार तुम बाकी चीजें छोड़ो, तुम बांसुरी सीखो। तो मैंने श्री शिवराम जी मेरे बांसुरी के गुरुजी रहे हैं, और उस्ताद पन्नालाल घोष जी से उन्होंने बांसुरी की शुरुआत की थी, और बहुत हमारे आकाशवाणी के जाने माने कलाकार रहे हैं बांसुरी के। तो उनसे मैंने बांसुरी सीखना शुरू किया। बाकी संगीत का जो मेरे जीवन में महत्व रहा वो भी लगभग मैं बचपन से ही, मेरे अम्मा जो हैं वो गाते रहे, रेडियो से बिहाई श्रेणी की कलाकार रही हो लोक संगीत की। तो अम्मा को मैंने बचपन में भी सुना गाते हुए, और अभी भी जब मैं कभी घर जाता हूँ, वीकेंड पे गाँव जाता हूँ, तो उस वक्त भी उनको अक्सर गुनगुनाते हुए सुनता हूँ। तो वो अम्मा से ही मैंने शुरुआत में संगीत की, अगर मैं कहूँ कि प्रथम गुरु वो ही रहे, क्योंकि उनको काफी सुना बचपन में। वो बहुत अच्छा मतलब जो ट्रेडिशनल हमारा फोक है वो गाते रहे। उसके बाद मुझे कॉलेज में प्रोफेसर सोमदत्त बट्टू जी से संगीत सीखने का मौका मिला, और उनका भी बहुत बड़ा नाम है संगीत की विधा में, संगीत के क्षेत्र में। और विश्वविद्यालय में जाकर फिर श्री भीमसेन शर्मा जी, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, और अभी हाल ही में उनको पुरस्कृत भी किया गया है संगीत नाटक अकादमी द्वारा, तो उनसे वोकल सीखने का मुझे मौका मिला। और उसके साथ साथ क्योंकि वोकल और बांसुरी, ये कहा जाता है कि अगर बांसुरी हम बजाते हैं तो वोकल के लिए हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो थोड़े खराब हो जाते हैं, तो इसलिए गाना और बांसुरी दोनों साथ साथ चलाना मुश्किल था। तो मैंने निश्चय किया कि क्यों ना थोड़ा बांसुरी में ही हाथ आजमा कर देखा जाए, और फिर बांसुरी के साथ जुड़ाव हो गया। आकाशवाणी में उद्घोषक के पद पर मेरी सिलेक्शन हुई,
तो उससे पहले इच्छा तो ये थी कि मैं कॉलेज कैडर में जाकर लेक्चरर बनूं और बच्चों को संगीत सिखाऊं, लेकिन शायद ये नसीब की बातें हैं कि हम कुछ सोचते हैं और राहें कहीं और ले जाती हैं हमें। लेकिन मुझे बहुत संतुष्टि होती है कि कभी कभी लगता है कि अगर मैं कहीं कॉलेज में जाकर लग भी जाता, बहुत देखिए एक गुरु की जो एक गरिमा है उसको मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता था कि फिर मैं एक दायरे में बंध जाता शायद। लेकिन आकाशवाणी में आने के बाद मुझे हमारे जितने भी स्टाफ के लोग रहे और जो हमारे वरिष्ठ लोग रहे, बहुत गुणी लोग रहे, उनसे तरह तरह की विधाएं सीखने को मिली। जहां मेरा एकमात्र क्षेत्र संगीत था, उसके बाद हमारे बहुत बड़े बड़े नाम रहे, विजय दीपक शिब्बर जी, कुंज किशोर रोहाल जी आकाशवाणी के जाने माने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव रहे हैं और ड्रामा के अच्छे प्रोड्यूसर रहे हैं। तो इनके साथ साथ देखना कि ड्रामा भी एक विधा है। फिर मेरा जो झुकाव है वो संगीत से भी हटकर ड्रामा के लिए और ज्यादा हुआ और सौभाग्य से मैं आज आकाशवाणी का ए ग्रेड आर्टिस्ट हूँ ड्रामा का। बहुत ही सुंदर। और ड्रामा की विधा में मुझे एनुअल अवार्ड भी काफी मतलब लगभग कुल मिलाकर 11 आकाशवाणी पुरस्कार जो आकाशवाणी शिमला को मिले हैं उनमें मैं शामिल रहा हूँ। कुछ में व्यक्तिगत तौर पर और कुछ में एज ए टीम मेंबर। जी, जिस तरह से मेघा सर ने कहा कि इन्हें जो संगीत है वो विरासत में ही मिला है एक तरह से कहा जाए, क्योंकि इनकी माता जी यानी कि अम्मा जी और इनकी जो चाचा जी हैं वो भी कहीं ना कहीं बांसुरी की धुनों को यानी कि माहौल भी था घर पे, बिल्कुल खुद की इच्छा तो थी ही। हाँ, तो सर जिस तरह से आपने कहा और आप गुरु शिष्य परंपरा के बारे में आपने थोड़ा सा परिचय दिया, तो आपसे जानना चाहेंगे, देखने को तो साधारण सी बांसुरी है लेकिन गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कितना कठिन है इसको साध्य करना बांसुरी वाद्य यंत्र को? जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अगर मैं आपको देखिए बांसुरी में हम बाकी जो वाद्य यंत्र देखते हैं उनमें काफी रीड्स होते हैं, यानी अलग अलग स्वर हैं। इसमें मात्र ये आप देख रही हैं 6 छिद्र हैं, इन्हीं में से स्वरों की उत्पत्ति यानी पूरी सरगम हमें बजानी होती है। जी। तो बचपन में तो जब हमने शुरुआत की थी तो सिर्फ इतना बजाना आता था कि जैसे इतने स्वर आते थे जी। जबकि अगर आप गुरु से सीखते हैं तो वो आपको यहाँ शुरुआत यहाँ से नहीं करवाएंगे वो, क्योंकि इसका पहला जो सरगम का पहला जो स्वर है वो सा, यहाँ से षडज, यहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है। इस तरह से 7 स्वर ये पूरे होते हैं और इसको एक गुरु शिष्य परंपरा में ही सीखा जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई तुक्के वाली बात हम नहीं कर सकते कि चलिए तो हम प्रैक्टिस करते रहें और अपने आप हम सीख जाएंगे। तो संगीत में गुरु शिष्य परंपरा का एक बहुत बड़ा महत्व है। जी। और कितनी साधना, मतलब क्योंकि इसमें श्वासों पे नियंत्रण और श्वास का ही देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल रहता है, तो सर कितनी साधना इसमें जरूरी है एक साधक की, किस तरह से श्वसन को बेहतरीन करना जरूरी है? संगीत तो है ही साधना जी, क्योंकि अगर संगीत में साधना नहीं है, रियाज नहीं है, तो एक वक्त आता है कि आप जितने बड़े कलाकार रहे हों, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, रियाज नहीं कर रहे हैं, तो ये विधा ऐसी है कि धीरे धीरे समाप्त होती जाती है, छूटती जाती है। आपका उसमें परफेक्शन नहीं रहेगा, आपके सही स्वर नहीं लगेंगे। तो साधना तो बांसुरी में और भी ज्यादा, क्योंकि कहा जाता है कि एक वायलिन और बांसुरी ये बहुत मुश्किल साज है दोनों ही। बाकी कुछ और इंस्ट्रूमेंट से उसमें फिक्स रहते हैं स्वर, उनको बजाना इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि संयोग से मुझे हारमोनियम का भी शौक रहा है जी। और यूथ फेस्टिवल में मैंने 2nd या 3rd प्राइज मुझे मिला था स्टेट में, तो हारमोनियम का भी शौक। वो मुझे लगता है कि इस तरह के बाकी जो वाद्य यंत्र है ये थोड़े आसान है कंपैरेटिवली बांसुरी के। तो इसमें आपको श्वास पे भी नियंत्रण चाहिए, उंगलियों पे भी नियंत्रण चाहिए, बिल्कुल। और प्रैक्टिस तो जितनी करेंगे संगीत में जी, बहुत खूब सर। सर हम देखते हैं कि बांसुरी का जो है वो बांस से बनी होती है, तो हमारे दर्शकों को पता ही है, लेकिन यहाँ पर हम जो संरचना है बांसुरी की वो डिफरेंट देख रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि जो डिफरेंट संरचना है ये कैसे एक दूसरे से भिन्न है, कैसे इससे जो है वो सुर निकल के आते हैं अलग अलग तरह से? जी, एक्चुअली क्या है कि संगीत में स्केल कहा जाता है या जिसको हम पिच कहते हैं, यानी अलग अलग स्वरों से हर व्यक्ति का एक जो उसकी जो जिसको हम कह सकते हैं कि एक पिच जो है, अभी अब मैं इस पिच पे बात कर रहा हूँ, आप किसी और स्वर पे बात कर रही हैं, तो इसी तरह से बांसुरी में भी क्या है कि जो छोटी बांसुरी है
जैसे इसी को ही मैं आपको उदाहरण के तौर पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये इसका सा अभी है, पहला स्वर है जी। अब अगर बड़ी बांसुरी को ऐसे मैं देखूं तो दोनों में फर्क है जी। तो इसी का जो इसकी अलग अलग तरह की जो बांसुरी होती है, जी। छोटी बांसुरी का पिच उसकी हाई होगी, जो बड़ी बांसुरी होगी आमतौर पे शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल जो होती है हमारे हिंदुस्तानी संगीत में, जबकि कर्नाटकी जो शैली है उसमें छोटी बांसुरी इस्तेमाल होती है। तो इसका मेन यही है कि जो अलग पिच के लिए अलग बांसुरी। जी सर, व्यक्तिगत तौर पे आपको सबसे पसंदीदा बांसुरी कौन सी है आपकी, कि आपको बहुत पसंद हो? बहुत वो मुश्किल आप बजा दीजिए एक बार हमारे दर्शकों के लिए। तो बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि बांसुरियां तो सभी जान से भी प्यारी होती है, कोई भी हो। सर थोड़ा सा कुछ सुना दीजिए। ठीक है, क्योंकि लाइट के लिए छोटी बांसुरी ज्यादा अच्छी रहती है और मेरा ख्याल से माहौल थोड़ा लाइट सा ही है। तो मैं एक धुन कोई गीत आप बताइए, आपका कोई मनपसंद गाना, कोई फिल्मी गाना? सुबह का समय है, आप जो भी बजाएंगे अच्छा ही लगेगा। कोई फिल्मी गीत सुनना चाहिए? चलिए एक फिल्म का गाना है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल और हमारा सेगमेंट चल रहा है सरगम, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर हुकम शर्मा जी। बहुत सुंदर सर। एक सवाल मैं और करना चाहूंगी, आपने इतनी सुंदर से बांसुरी बजाई है। जैसे हम देखते हैं कि हर गायक की जो आवाज होती है वो अलग अलग होती है, मतलब अगर कोई दो गायक एक ही गाना गाएंगे तो अपने स्टाइल से गाएंगे। जैसे बांसुरी का देखा है कि एक बांसुरी है, अगर दो जो गायक वादक बजाएंगे तो अलग अलग सुर निकलते हैं। तो आप जो इतने सुंदर सुर निकालते हैं, तो इसके पीछे का राज क्या है? बिल्कुल। एक शायर ने बहुत खूबसूरत कहा है जी। गजल में बंदिशें अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी चाहिए असर की। अरे बेहद खूबसूरत। तो उसमें क्या है कि संगीत जो है वो उसमें एक रूह होती है। जी। बिल्कुल। और संगीत हो या हमारा बोलना भी जो है, हमारे जो शब्द भी हैं, इन सब में रूह है। और अगर रूह नहीं है तो आप ये मान लीजिए कि एक जिसमें प्राण नहीं है वो मृत होता है, और उसको तो कोई छूना भी पसंद नहीं करता है। लेकिन अगर रूह है तो हमें कुछ ना कुछ उसमें सौंदर्य लगता है। तो स्वर रूह से निकलने चाहिए, आपकी जो उसको फील आप में होना चाहिए। जैसे इसमें हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, तो अगर उसमें थोड़ा दर्द तो आना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई खुशी वाली बात है तो उसमें खुशी झलकनी चाहिए, और कोई दर्द भरा कोई नगमा है तो उसमें दर्द भी साफ जाहिर होना चाहिए। जी सर, जिस तरह से आपने कहा कि आप यूथ फेस्ट पे भी आप परफॉर्मेंस कर चुके हैं, तो ज़रूरी जानना ज़रूरी है कि वो कौन सी परफॉर्मेंस थी आपकी पहली परफॉर्मेंस, जिसको करके आपके अंदर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ऊर्जा और एक बहुत खुशी महसूस हुई कि आपकी वो पहली परफॉर्मेंस थी? जी, वो एक नॉन स्टूडेंट यूथ फेस्टिवल हमारा होता था। उसमें मैंने सबसे पहले मनाली में बांसुरी पे ही राग मारू भ्याग प्रस्तुत किया था, और उसमें मैं हिमाचल में प्रथम स्थान मुझे मिला था। और उसके बाद मैंने भोपाल में जाकर परफॉर्म किया था। वहाँ बहुत अच्छे कलाकार लोग थे। वहाँ पे तो मेरा कोई भी पोजीशन नहीं आया भोपाल में, लेकिन इतना ही बहुत था कि हिमाचल को रिप्रेजेंट करना एक अपने आप में बड़ा मुझे अच्छा लगा था। तो वो पल अविस्मरणीय रहा। और उसके बाद शुरुआत में यहाँ शिमला के पास ही एक गाँव है चैली, पंचायत है छोटी सी, तो वहाँ पे छोटा सा मंच होता था। रामलीला उस वक्त हमारे जमाने में होती थी, तो वहाँ रामलीला में परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता था। अब उन दिनों को याद करता हूँ कि 15, 20, 25 लोग आगे बैठे हुए हैं,
और छोटी बांसुरी लेकर और लोगों की तालियां सुनने को बहुत अच्छा लगता था। तो वो रामलीला से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने का अवसर मिला और आज तमाम आकाशवाणी के श्रोता और सौभाग्य से दूरदर्शन पे भी कई अनेकों बार मौका मिला है अनेक कलाकारों के साथ संगत करने का, तो वो सभी अविस्मरणीय पल रहते हैं। जी सर, ड्रामा में भी आपकी खासी रुचि दिखाई देती है और आप ए ग्रेड आर्टिस्ट भी हैं। तो अक्सर ये कहा जाता है कि जो रेडियो ड्रामा होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, रेडियो ड्रामा, और जैसे अभी मैं अभी दूरदर्शन पे मैं बैठा हूँ जी जी, मैं अगर इनकार उंगली से हिला के भी कर देता हूँ तो कोई दर्शक समझ जाएगा कि मैं इनकार कर रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं रेडियो में हूँ और मैं कोई किसी को मालूम नहीं होगा। बिल्कुल। तो अगर अपनी स्वीकृति है, अपना जो हाव भाव है, वो आपको अपनी आवाज के माध्यम से ही उसको व्यक्त करना है। जी। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमें कहना कि अगर यहाँ मैं ये कहता हूँ कि वो देखो, अगर मैं इसको ये भी वो देखो जी, और वो देखो, तो रेडियो पे मुझे वो देखो अगर मैं कहता हूं तो उससे क्या होता है कि एक ऐसा भाव व्यक्त होता है कि वो दूर बहुत दूर। और दूसरा फिर अब अंधेरा बढ़ा जा रहा है, शाम ढल रही है, मेरे जीवन की अंतिम शाम, और इधर ये मेघ घिरे आ रहे हैं, द्रौपदी के केशव की तरह ये मुझे निगल लेंगे, तुम जाओ जाओ युधिष्ठिर। बहुत खूब, बहुत सुंदर सर। मतलब सजीव चित्रण लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। और रेडियो से जब ये होता होगा तो दर्शक जो आप कहते हो कि वो दूर देखो, तो वो भी आपकी आवाज के साथ वो दूर देख रहे होते होंगे, इतना ज्यादा पावरफुल है ये। क्योंकि हाव भाव जो हमें रेडियो में जो है, जो भी कहना है वो हमें सुनाना है, वो हमें अपनी आवाज के माध्यम से, अपनी सांसों के माध्यम से, और एक पॉज जो अभी हमने पॉज लिया, इसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है रेडियो में। तो ये कहाँ हमें पॉज करना, कहाँ स्ट्रेस देना है, यानी वॉइस मॉड्यूलेशन का जो इस्तेमाल हमें रेडियो में करना है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि एक संप्रेषण का जो हमारे पास माध्यम, वहां पे सिर्फ आवाज है। अदरवाइज क्या है कि हमारे पास बॉडी लैंग्वेज का तो कोई इस्तेमाल वहां पे होगा ही नहीं, जो कि आमतौर पे हम आमने सामने अगर बैठे हैं तो एक बहुत बड़ा रोल हमारी बॉडी लैंग्वेज का भी रहता है। तो इसलिए रेडियो की जो नाट्य की जो विधा है वो थोड़ी मुश्किल इसलिए है कि हमारे पास एकमात्र माध्यम हमारी आवाज है, और उसके बाद थोड़ा बहुत हम साउंड इफेक्ट का इस्तेमाल भी जो करते हैं, उसके माध्यम से भी उसको सजीवता प्रदान करने की कोशिश करते हैं। ड्रामा बिल्कुल। मेघा, जैसे कि सर रेडियो नाटक से भी जुड़े हैं और साथ ही साथ एक बेहतरीन उद्घोषक भी हैं, तो सर आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे किस तरह से उद्घोषक के तौर पर बेहतरीन प्रदर्शन किया जा सकता है और किन गुणों का होना बेहद ज़रूरी है। कोई भी विधा हो, वो नाटक हो, संगीत हो, या हमारा एक उद्घोषणा करने की बात है, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले किसी भी परफॉर्मर को एक बहुत अच्छा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। व्यक्तित्व उसका ऐसा होना चाहिए कि साधारण होना चाहिए, आम लोगों से अगर हम किसी से बात कर रहे हैं उसको एक अपनापन लगे। उदाहरण के तौर पर मैं एक प्रोग्राम करता था हेलो शिमला, और उससे ही मुझे थोड़ा लोगों के बीच में जान पहचान मेरी हुई। तो उसमें बात करने का एक आपका ऐसा अंदाज होना चाहिए लोगों से कि उसको लगे कि मैं किसी अपने से बात कर रहा हूँ, ये मेरा कोई जो रेडियो से मेरे साथ बात कर रहा है ये मेरा कोई अपना ही है जी। ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको आवाज भगवान की दया से सभी की ठीक अच्छी होती है, उसको किस तरह से और उसको प्रभावशाली बनाया जाए, उसमें हमें वाक्य पे तो बहुत दूर की बात है, वाक्य और शब्द, उससे पहले हमें अक्षर पे काम करना है। यानी कि अगर हमारा अक्षर भी सही नहीं है, हमारे नुक्ते सही नहीं है, अगर हम कुछ उर्दू के कोई लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें नुक्ता हम सही नहीं लगा रहे हैं, जिसको हम अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात वही फिर लौट के आती है कि आपके बोलने में भी अगर रूह नहीं है, अगर आपने अपनेपन से बात नहीं की, तो वो बात फिर मरी हुई लोगों के पास पहुंचती है। डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कोई भक्ति का प्रोग्राम होता है, मैं
एक चिंतन कार्यक्रम का यहाँ जरूर जिक्र करना चाहूंगा। तो उसमें एक भक्ति भाव आपकी आवाज में आना चाहिए जी। और जो दूसरे कोई आप और भी प्रोग्राम्स करते हैं, मैं बल्कि सोच रहा हूँ कि बहुत डर लग रहा था पिछले कल शाम को। मैं सोच रहा था कि आप वाले स्थान पर तो बहुत बार बैठा हूँ कि किसी को कोई प्रश्न पूछना है कुछ, लेकिन कल मैं दूरदर्शन में जाकर पता नहीं मुझसे क्या पूछा जाएगा, थोड़ा सा डर लग रहा था। तो आपको एक आपकी अच्छी स्टडी भी होनी चाहिए उसके बारे में, जिस विषय पे आप चर्चा कर रहे हैं। या तो आपको उसकी बहुत अच्छी नॉलेज हो, या आपको बिल्कुल भी अगर उसकी जानकारी नहीं है, तब भी कभी कभी बहुत अच्छा आपका कार्यक्रम जो है वो आप कर सकते हैं। क्योंकि एक जो अनजान व्यक्ति है, उसके मन में जो जिज्ञासाएं हैं, अगर उनको आप अभिव्यक्त उनको कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा एक माध्यम हो सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं उस व्यक्ति के दिमाग में जो कि एक पढ़ा लिखा या उस विषय को भली भांति समझने वाला, उसके जहन में वो प्रश्न नहीं आ सकता है। तो मेरे ख्याल से अच्छी आवाज सभी की होती है और आपका भावपूर्ण आपका बोलचाल होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छी प्रेजेंटर, अच्छे उद्घोषक की। हुकुम जी, आज जो आप एक उम्दा उद्घोषक हैं, आप वो पॉज की बात हम कर रहे थे, पर आप जो वो पॉज लेते तो वो भी सुंदर लगता है। कई बार हम देखते हैं एंकर जब हम भी लेते हैं, हम अपनी बात कर ले रुचिका जी, और ऐसे तो कई बार पॉज वो अच्छा नहीं लगता, पर आपके उस पॉज में भी क्या अंदाज है, वो इतना खूबसूरत लगता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने शुरुआत की थी उद्घोषक बनने की, सफर की जब आपने शुरुआत की थी, तो आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और वो कैसा सफर रहा? मैंने सबसे पहले लगभग 1985 में युवाणी प्रोग्राम से आकाशवाणी शिमला से शुरुआत की थी। और उस वक्त आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक श्री बी आर मेहता जी, जिन्होंने काफी कुछ उनसे सीखने का मौका भी मिला, तो उस वक्त 4:20 पर मेरी पसंद एक कार्यक्रम शुरू होता था। और जैसे ही आकाशवाणी संकेत धुन बजी, थोड़ा थोड़ा कंपन शुरू हो गई मुझे। और उसके बाद जैसे ही 4:20 पर युवाणी कार्यक्रम शुरू होना था, तो मेहता साहब ने, उनका अपना ही अंदाज था, ये आकाशवाणी है, बेस में बोलते थे, ये प्रस्तुत है युवाणी कार्यक्रम। और जैसे ही उन्होंने कहा कि युवाणी कार्यक्रम की सिग्नेचर ट्यून जब जैसी शुरू हुई, ब्लैंक हो गया मैं एकदम से, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं सोचूं क्या बोलूं क्या, जैसे ही उन्होंने कहा, इशारा किया, मैं मतलब बहुत काम जैसे तैसे मैंने वो 2-3 लाइनें जो लिखी हुई थी वो शुरुआत में पढ़ी, बोली भी नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि पढ़ी मैंने वो। तो उसके बाद जब उन्होंने देखा कि बहुत डर रहा है, तो उन्होंने कहा, यार बेटा डर मत, अच्छे से, कोई बात नहीं, तुमने अच्छा बोला। जब उन्होंने कहा कि अच्छा बोला, फिर 4 या 5 गीत, उस वक्त 20 मिनट का कार्यक्रम होता था, 4 या 5 गीत कुल प्रस्तुत किए जाते थे। लेकिन जब तीसरा, चौथा, 5वां गीत पर मैं पहुंचा तो मुझे काफी अच्छा लगा। उसके बाद सेकंड, थर्ड टाइम, उसके बाद फिर थोड़ा नॉर्मल हो गया। और आज की तारीख में अब इतनी मुश्किल नहीं आती है। तमाम जो हमारे सुनने वाले हैं आकाशवाणी के, उनसे बहुत स्नेह मिलता है। कभी बाहर भी आना जाना होता है तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं और अविस्मरणीय अनुभव होते हैं कि अच्छा लगता है उनसे। कई बार तो लोग बोलते हैं कि एक बार का मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको किस्सा सुनाना चाहूंगा। डोडरा कवार हम चले गए शाम को, जिन लोगों के साथ हम बैठे हुए थे, तो शायद अगर वो दर्शक हमें देख रहे होंगे तो उनको भी याद आएगा जी। तो उन्होंने, हम जैसे शाम को हम इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार आपकी आकाशवाणी में एक डॉक्टर हुक्म है, उनसे कभी मिलवाना। तो हम, मेरे साथ ही जो मेरे बॉस गए हुए थे, हिरचंद नेगी जी, कार्यक्रम एग्जीक्यूटिव रहे आकाशवाणी में, उन्होंने कहा कि आपके साथ जो बैठेंगे डॉक्टर हुक्म ही है जी। तो वो बोले मुझे क्या यार आप सच में डॉक्टर हुक्म है? मैं कहा हाँ सर मैं डॉक्टर हुक्म हूँ। तो कह रहा नहीं यार आप चलो खाना खाओ यार, कहते आप छोड़ो बाकी बातें, इस वक्त तो मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं भी डॉक्टर हुक्म ही हूँ। मैं कहा सर चलिए मैं क्या बोल लीजिए, तो नहीं कहते आप अपना आई कार्ड दिखाइए। तो मैंने कहा यार देखिए भाई मेरा आई कार्ड पड़ा हुआ है, मेरी जेब में पड़ा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यार कहते मैं सोचता था कि कोई बूढ़ा सा व्यक्ति होगा, बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी और धोती कुर्ता पहने हुए। तो मैं क्या आपने मेरा इस तरह का चरित्र क्यों आपने मुझे सोचा? कि मैं आपका चिंतन कार्यक्रम सुनता हूँ, उसमें आप जो प्रवचन करते हैं, जो बोलते हैं, उसमें तो आप बड़े अलग तरह से बोलते हैं, और यहाँ तो आप खूब मजाक भी कर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं। तो मैं कहा भाई ऐसा है कि देखिए रेडियो के माध्यम से जब हमें कुछ बोलना है तो वो एक हमें अपने श्रोताओं को सुनाना है, कोई अच्छी बात ही कहनी है ना। वहाँ में जो शरारतें या जो जिस तरह से हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो हम रेडियो के माध्यम से थोड़ी
वो मेरी नौकरी है, वो मेरी ड्यूटी है, और ये मेरी निजी जिंदगी है जो मैं आपके साथ यहाँ एंजॉय कर रहा हूँ। जी। तो फिर वो अध्यापक बोले कि हाँ यार आप हो सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक हमारी निजी जिंदगी होती है, एक हमारा प्रोफेशन होता है, उसमें कुछ थोड़ा सा एक पतली सी लाइन होती है, तो वो हमें उसका भी ध्यान रखना। जी मेघा, जिस तरह से सर ने कहा और कि वो ग्रामीण परिवेश से ही आकर निकले हैं, तो निश्चय ही सर कहीं ना कहीं आपके संगीत में भी उसकी झलक देखने को मिल सकती है। तो क्यों ना मेघा सर से अनुरोध किया जाए कि वो एक कोई भी धुन हमें जरूर सुनाएं। जी। एक चंबयाली धुन सुना देता हूँ आपको। जी। बहुत ही सुंदर, खूब। मतलब इतनी सुंदर धुन, और आज आपकी तारीफ के लिए जो है शब्द जो है वो कम पड़ रहे हैं। बिल्कुल मेघा। और मेघा, कहा भी जाता है ना कि एक जो चित्र है उसकी चित्रकारी केवल कागज और कपड़ों पर होती है, लेकिन जो संगीत की चित्रकारी है वो दिलों पर होती है। कुछ इसी तरह की जो ये धुन है हमें मंत्रमुग्ध कर रही है। सर, आपने आकाशवाणी शिमला में बहुत सारे गाने भी गाए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि वो एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि आपने अब स्टार्टिंग में हमारे दर्शकों को बताया कि एक समय ऐसा आया कि आपको चूज करना पड़ा, क्योंकि दोनों चीजें साथ नहीं हो सकती है, गाना गाना और बांसुरी बजाना। पर आपने जो गाने गाए हैं उसका थोड़ा एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जी, गाने में मैंने ऑडिशन दिया था और मैं बी ग्रेड कलाकार रहा आकाशवाणी का लगभग 10 वर्षों तक। जी। तो होता कई बार ऐसा था कि गाने का अवसर तो ज्यादातर तभी मिलता था जब कई बार जैसे दूर दराज से हमारे लोग आते हैं गाना गाने के लिए, तो कभी ऐसा हो जाता था कि जो हमारा कलाकार गाने वाला है वो नहीं अगर पहुंच पाया आकाशवाणी में, तो फिर कह दिया जाता था कि यार हमारे जो अकम्पनिस्ट है ये भी दूर दूर से आए हैं, तो ये कैसे इनकी जस्टिफाई, इनकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो इनको वैसे ही घर जाना पड़ेगा। अब कलाकार भी जो आकाशवाणी में किसी अगर वो अपना परफॉर्म करने के लिए आया है, अगर उसको बिना परफॉर्म किए वापस जाना पड़े तो शायद उसको, कलाकार को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमारा प्रयास रहता है, हमेशा रहता भी था कि चलिए कोई हमारे स्टाफ में और भी लोग थे गाना गाने वाले, कि चलिए हम अपने स्टाफ के किसी मेंबर से गाना गा लिया जाए और उनको एकम्पनीमेंट का अवसर दे दिया जाए उसमें। तो ज्यादातर अवसर तो वही रहे कि जब कोई गाने वाला नहीं मिला तो चलिए यार आप जाके गाना गा दीजिए। तो वो रहा ज्यादातर गाने के लिए। एक आध बार मौका भी मिला, और एक गाना आजकल काफी हमारा लोगों ने बहुत पसंद किया है, गोरी पुली मत जानदी मेरा प्यार। जी। हमने 3 लोगों ने इकट्ठा मिलकर गाया है, मैं लेखराम पाल जी और गुलाब जी, तो हम तीनों ने मिलकर उसको गाया और काफी लोकप्रिय वो गीत आजकल हो रहा है। जी, यानी कि सर कहीं ना कहीं लोक संस्कृति और लोक कला से जुड़े हैं, इसके संरक्षण में अपना योगदान दे रहे हैं। सर, तो आप क्या कहना चाहेंगे पहाड़ी लोक कला और संगीत के बारे में? हमारा जो पहाड़ी जो कल्चर है, या हम कहें कि हमारी जो संस्कृति है, इसमें बहुत कुछ है। मुझे अवसर मिला है, एक हमारा आकाशवाणी का मेगा प्रोजेक्ट नाम से एक परियोजना हमारी रही है, एक योजना रही है, जिसमें कि संस्कार गीतों का, या जो हमारी प्राचीन जो गायन विधाएं हैं, गायन शैलियां हैं, उनका संकलन करने का। तो हमारे देखिए, उदाहरण के तौर पर विवाह गीत जो हमारे गाए जाते थे, आज की तारीख में अगर कोई बुजुर्ग महिलाएं विवाह गीत गाना शुरू करती हैं तो हमारे जो नव युवक हैं, नव युवतियां हैं,
वो कहती है बंद करो इनको, डीजे चल रहा है, उनके गाने चलाइए। लेकिन जब मुझे इसका अध्ययन करने का मौका मिला, इनको एकत्रित करने का या रिकॉर्डिंग करने का मुझे मौका मिला, तो ज्ञात हुआ कि हमारे जो विवाह के पूरे जो संस्कार जो होंगे, यानी तेल बटना से लेकर आपका जो वेदी की जो प्रक्रियाएं हैं, विदाई की जो प्रक्रिया है, और हमारे संस्कार जो गीत रहे हैं, जन्म से मृत्यु तक के गीत रहे हैं, 16 के 16 संस्कारों के गीत रहे हैं, वो लोकगीत अब विलुप्त होते जा रहे हैं। और विवाह गीतों की मैं चर्चा कर रहा था, तो उनमें जो विवाह की जो शुरुआत होती है, इवन की जो पंडित जो मंत्रोच्चार जो कर रहे हैं, वही वो महिलाएं उनके गायन में आ रही है वो बातें। तो ये विधाएं हैं, ये बहुत एक रिसर्च का, शोध का विषय है कि जो ये हमारी प्राचीन विधाएं हैं, हमारी संस्कृति है, इसका संग्रह किया जाना चाहिए, इसको बचाया जाना चाहिए। हालांकि नए प्रयोग भी किए जाएं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने पड़ोसी राज्य पंजाब को देखें, वहां का जो संगीत है आज पूरे विश्व भर में बहुत ज्यादा उसका प्रचलन है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उसमें बहुत से नए प्रयोग भी किए गए हैं। मौलिकता भी रहनी चाहिए, नए प्रयोग भी किए जाने चाहिए, अगर हम जीवित रहना चाहते हैं, यानी अपनी संस्कृति को हम सहेज कर रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम उसी पुराने ढर्रे पे रहे तो एक वक्त आएगा कि लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमें नए प्रयोगों का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो हमारी प्राचीन शैलियां हैं उनको उसी रूप में, अगर कोई व्यक्ति आज का कोई युवा उसको जानना चाहता है, उसको पहचानना चाहता है, उसके लिए भी उसका संरक्षण होना बहुत जरूरी है। जी, यानी तो कि जी हम शोध कार्य की बात कर रहे हैं, तो जो आपका जो पीएचडी थी वो भी आपने लोक वाद्य यंत्र पर ही की थी। जी। तो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जो अभी संगीत जो बन रहा है, जो गाने निकल के आ रहे हैं, उसमें लोक वाद्य यंत्रों की आप किस तरह से भूमिका देखते हैं कि वो क्या अपने शुद्ध रूप में आज भी उसी तरह से बजाए जाते हैं? अगर मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन की बात करूं तो यहाँ पर तो मैंने अक्सर देखा है कि हमारे पारंपरिक जो लोकवाद्य है उनको प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि कुछ हल्के फुल्के नए प्रयोग कर रहे हैं हम लोग भी जी। और जो प्राइवेट एल्बम्स वगैरह जो लोग निकाल रहे हैं उसमें हमारे प्राचीन वाद्य यंत्रों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत कम हो रहा है इस्तेमाल अब उनका, क्योंकि जो कुछ इलेक्ट्रिक जो वाद्य यंत्र आ गए उनका ज्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं। लेकिन फिर भी वास्तविकता जो हमारे जो मिठास और जो प्रभाव हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्रों में है जी। वो एक बहुत बड़ा शोध रहा होगा हमारे बुजुर्गों का कि उन्होंने किस तरह से वो इंस्ट्रूमेंट का उनका निर्माण किया। उदाहरण के तौर पर हम करनाल को लेते हैं, करनाल हर मांगलिक अवसर पर उसका वादन होता है जी। और डिफरेंट तालें हैं कि किस वक्त कौन सी ताल बजनी है जी। तो उनको सुनकर ही हमें मालूम हो जाता है। अब शायद इसका प्रचलन बहुत कम हो चुका है। एक ताल उसको मड़ैच बोलते हैं, यानी मृत्यु के अवसर पर वो ताल बजता है। तो अगर वो ताल बज रहा है, और क्योंकि यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक आवाज जाती है, दूर दूर तक यहाँ आवाज सुनाई देती है, प्लेन एरिया में ऐसा नहीं होता है। तो अगर मढ़ैच बज रहा है किसी गांव में तो एक सूचना दूसरे गांव तक पहुंच जाती है कि उस गांव में मृत्यु किसी की हुई है। उसी तरह से शंख वादन की बात हम करें, शंख अगर अब उसमें सीधा उसके सीधी फूंक जिसको बोलते हैं हम, अगर उस तरह से बजाया जा रहा है तो वो संकेत है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है। पूजा में अलग तरह से बजता है। जी। जी। तो उनका संकेत भी है और उनका प्रभाव जो है वो अलग तरह से है। तो मेरा मानना ये है कि जो हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र है उनका इस्तेमाल अगर हम अपने लोक संगीत में करें तो वो ज्यादा प्रभावपूर्ण रहेगा। हुकुम जी, एक धुन बस और हो जाए।
जाता है, तो बजाने की मैंने कोशिश की। बहुत ही सुंदर सर। शुक्रिया। संस्कृत को जो है, संस्कृत एक तरह से हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों का आधार है। आपका क्या कहना है इसके बारे में रुचिका? बिल्कुल मेघा, क्योंकि कहा जाता है जो संस्कृत भाषा है एक तरह से वैज्ञानिक भाषा भी है। आज के कंप्यूटर के युग में भी संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। नासा भी इस बारे में बहुत कुछ कहता है। इस दिवस की बात करें तो ये 1969 से जो है शुरू हुआ था मनाना। ये बहुत हर्ष की बात है दर्शकों। एक समय ऐसा भी बीच में आया था रुचिका कि हिंदी और संस्कृत का जो लगाव है लोगों के मन में, वो कम होता जा रहा था। लेकिन ये बहुत ही हर्ष की बात है कि आज लोगों में, हिमाचल में, इंडिया में ही नहीं बल्कि विश्व में जो है संस्कृत को अपनाया जा रहा है, माना जा रहा है, इसकी जो दिव्यता है उसको स्वीकार किया जा रहा है। हुकुम जी, आपका क्या कहना है? संस्कृत आज के समय में, आपकी शब्दों पर इतनी अच्छी पकड़ है तो संस्कृत तो आपको आती ही होगी, तो संस्कृत के बारे में आपसे हम जरूर जानना चाहेंगे। जैसे आपने संस्कृत दिवस की भी बात की है, आज तो सावन मास की पूर्णिमा को ये दिवस मनाया जाता है। और संस्कृत जो है ये उच्चारण की दृष्टि से हम कहें या एक देववाणी, आपने भी जैसे कहा कि देवताओं की वाणी रही है, हमारे वेदों की, हमारे जितने वेदों की जो रचना हुई है संस्कृत में हुई है, हमारे पुराण है, पुराने ग्रंथ है संस्कृत में हुई है। और किसी भी, एक बार पुनः वही मैं आऊंगा लौटकर कि जो हम जितने भी प्रेजेंटर हैं, उद्घोषक हैं या कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं, उच्चारण की दृष्टि से संस्कृत एक ऐसी भाषा है, अगर हम इसको बोलते हैं तो, और शुद्ध रूप से अगर हम इसको बोल पाए तो हम लोगों के लिए हम इसका एक तरह से रियाज कर सकते हैं। बोलने के लिए हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम संस्कृत के जो श्लोक हैं उनको बोलें, जोर जोर से उनका उच्चारण करने की कोशिश करें और दूसरों को सुनाएं, उनको बोलकर पढ़कर। तो उससे हमारी जो बोलने की जो हमारी क्षमता है और हमारा जो उच्चारण है वो संस्कृत बोलने से बहुत कुछ सुधर जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हुकुम जी, आप हमारे आज के कार्यक्रम में आए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। आज के इस अंक में इतना ही। बने रहिए डीडी हिमाचल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।